हेलो क्लास 11th। आज हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो छूट गया था किसी कारण से, तो उसको हम बात करेंगे कि विभिन्न कक्षकों की आकृतियां कैसी होती हैं। ठीक है ना। कक्षक आपके कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। ठीक है ना। तो अब जो एस कक्षक है, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, ठीक है ना, इनकी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम पहले कक्षक कह रहे हैं तो पहले हमें कक्षक पता होना चाहिए कि कक्षक आखिर क्या होता है, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना। तो कक्षक होता है कि नाभिक से जहां जिस दूरी तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको हम कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। कक्षक की परिभाषा क्या देते हैं हम? कक्षक कहते हैं कि नाभिक से अधिकतम दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम होती है उसको हम कक्षक कहते हैं। कि जहां तक या नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, हम सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन ये भी लेते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है, कक्षक कहलाता है। ठीक है ना। अर्थात हम कक्षक वह क्षेत्र, कक्षक की परिभाषा हम कह सकते हैं कि कक्षक वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। हम कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर, माना ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कक्षक, या जिसको अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब हम विभिन्न कक्षकों की आकृति पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, कहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है। तो सबसे पहले चार कक्षक है आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति, अब वो कोई सा भी एस कक्षक क्यों ना हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, जो भी कक्षक होगा, ठीक है ना, तो उस एस कक्षक की जो आकृति होगी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एस कक्षक जो होता है, किसी भी एस कक्षक के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, ठीक है ना, नाभिक से एक निश्चित दूरी में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। सारे दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं समान होती है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एक एस कक्षक के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी, एक एस कक्षक के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी पर, नाभिक से एक निश्चित दूरी पर, नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। इसलिए जो एस कक्षक है वो कैसा होता है? एस कक्षक अदैशिक होता है, कोई दिशा नहीं होती है, और गोलीय सममिति वाला होता है, यानी गोल आकार का होता है। ठीक है ना। क्योंकि सभी दिशाओं में, माना यह नाभिक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर दिशा में इलेक्ट्रॉन आपको पाए जा रहे हैं, तो कैसी आकृति आ गई? गोल आ गई। और कोई निश्चित दिशा नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में जाने पर मिले तो ये क्या हो गया? इसको हम कहेंगे दैशिक, क्योंकि एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। आप इस दिशा में जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, केवल इस दिशा में या इस दिशा में बस। तो ये तो हो गया दैशिक, क्योंकि एक दिशा है इसकी। लेकिन एस कक्षक जो होता है, किसी एस कक्षक के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सभी दिशाओं में समान होती है। इसलिए जो एस कक्षक है,
एस कक्षक अदैशिक कोई दिशा, नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, अदैशिक व गोलीय होता है, गोलीय होता है। तो एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलीय होती है। क्यों होती है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि प्रत्येक दिशा में यानी नाभिक से एक निश्चित दूरी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है उसकी किस यानी जो प्रत्येक दिशा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना पाई जाती है, तो इसलिए उसकी आकृति कैसी होती है? गोल आकृति की होती है। ठीक है ना। जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको कक्षक कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसको नोड कहा जाता है। अभी आगे आप समझेंगे नोड, NODE, नोड। ठीक है ना। जैसे अब हम 1s कक्षक का निरूपण कर रहे हैं, 1s कक्षक। ठीक है ना। ये आपका नाभिक है। ठीक है ना। इस नाभिक से एक निश्चित दूरी पर हम जा रहे हैं और हमको प्रत्येक दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं बराबर मिल रही हैं, यानी प्रत्येक दिशा में इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, तो ये एस कक्षक हो गया आपका। ठीक है ना। आप इसको जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसको ज्यादा बढ़ा के दिखा सकते हो, तो ये आपका एस कक्षक का आकार हो गया, क्योंकि नाभिक से एक निश्चित दूरी, अब ये दूरी फिक्स होती है, नाभिक से एस कक्षक की दूरी फिक्स होगी, तो नाभिक से एक निश्चित दूरी में अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं क्या हैं? सभी दिशाओं में समान है। ये नाभिक है आपका, इसीलिए जो एस कक्षक की आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। ये तो 1s कक्षक है। 1s कक्षक के लिए कोई भी नोड नहीं होता है। नोड होता है दो कक्षकों के बीच का स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, दो कक्षकों के बीच का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है वो नोड कहलाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है वो कक्षक कहलाता है। ठीक, तो क्योंकि यहां केवल एक कक्षक है तो यहां कोई भी नोड नहीं बनेगा। अब जब हम 2s कक्षक की बात करते हैं, ध्यान से समझना, 2s कक्षक। अब 2s कक्षक क्या होगा? देखो ये नाभिक है। ठीक है ना। सीधे 2s कक्षक तो नहीं आएगा, हम नाभिक से थोड़ी दूर गए तो हमको 1s कक्षक मिला, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मिली, इलेक्ट्रॉन मिले हमें, तो ये आपका 1s कक्षक हो गया। ये कौन सा कक्षक कहलाया? आपका 1s कक्षक। ठीक हो गया ना। अब हम थोड़ी दूर और चले, आपको 2s कक्षक दिखाई दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहां पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, फिर कुछ दूर गए तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, लेकिन एक निश्चित दूरी पर गए तो फिर से हमको इलेक्ट्रॉन मिलने प्रारंभ हो गए। डायग्राम अच्छा बनाना, मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका 2s कक्षक हो गया, जो बाहर वाला कक्षक है। ठीक है ना। अंदर वाला 1s है, बाहर वाला 2s है। अब आप देखेंगे इस 1s और 2s कक्षक के बीच में कुछ स्थान ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे, इसको हम कहते हैं नोड। ये नाभिक है। ठीक है ना। ये 1s कक्षक है और ये आपका 2s कक्षक है। तो 2s कक्षक के लिए एक नोड पाया जाता है। अगर 2s कक्षक में देखेंगे तो कितने नोड पाए जाते हैं? एक नोड। नोड वही है, अगर आप कंपेयर करें, जैसे हम यहां से चले ना, हम किसी शहर से चल रहे हैं पैदल पैदल, तो हमको आबादी है, क्योंकि हम शहर से निकल के जा रहे हैं तो हमको आबादी मिल रही है, लेकिन कुछ दूरी पर गए तो हमको जंगल मिला, है ना। फिर हमने जंगल क्रॉस किया, फिर आबादी मिल गई। तो वो जो जंगल का एरिया है जहां आबादी नहीं थी वो नोड कहलाया, और जहां आबादी है वो कहलाया आपके कक्षक। बिल्कुल वही, यहां आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मैं इसको अब गोल बना दे रहा हूं, ये 1s कक्षक है। फिर आप चले, आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, कुछ देर बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए, तो वो 2s कक्षक हो गया। तो 1s और 2s कक्षक के बीच का ये जो खाली स्थान है ये कहलाता है नोड। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम p कक्षक की आकृति। p कक्षक की आकृति ध्यान से समझना, और पढ़ते समय आपके पास किताब होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री, क्योंकि 10th में आपने ये चीजें कुछ भी नहीं पढ़ी है और आप सीधे 11th में आके पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए बार बार, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो अब p कक्षक की आकृति हम बात करते हैं। p कक्षक की आकृति जो होती है वो डंबलाकार होती है। डंबलाकार, जैसे हम जिम में जाके डंबल उठाते हैं ना, इस तरीके से एक रॉड होती है, एक यहाँ वेट होता है, एक यहाँ वेट होता है, तो ये डंबल आकृति का हो गया। तो p कक्षक की आकृति भी डंबलाकार होती है। ठीक है ना। अब हमको पता है जो p उपकक्ष है इसमें 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz। px, py और pz, इनको 3 प्रकार से दिखाते हैं। और इन तीनों की जो आकृति होती है
वो समान होती है, यानी px, py और pz तीनों की आकृति समान होती है। कैसी होती है? डंबलाकार होती है। लेकिन इनके अभिविन्यास अलग अलग होते हैं। अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, किस दिशा में व्यवस्थित है। तो ये तीन अलग अलग एक्सेस में व्यवस्थित होते हैं, तीन अलग अलग अक्षों में। एक एक्स अक्ष में व्यवस्थित होगा, एक वाई में, एक जेड अक्ष में। ये अक्ष लिखे हुए हैं px, py और pz, ठीक है ना। अब जैसे जो सपोज करो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये x, ये y, ये z मान के चल रहे हैं खाली। तो इस दिशा में जो कक्षक होगा p कक्षक, ये px कहलाएगा। इस दिशा में जो p कक्षक होगा वो py कहलाएगा, और इस दिशा में जो कक्षक होगा वो pz कहलाएगा। ये है px, ये है py और ये है pz। तो तीन कक्षक हो गए px, py और pz। और आप देखेंगे p कक्षक में दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं, ये इस तरीके से। प्रत्येक p कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व के दो लोब्स होते हैं, दो पालियां होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाते हैं इन पालियों में। इसलिए हमने कहा कि प्रत्येक p कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की दो पालियां होती हैं, जिनके मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। यहां पर ये नोड कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो तल है, इस तल को हम नोडल तल कहते हैं या नोडल प्लेन कहते हैं। ठीक हो गया ना, कि दो लोब होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं लोब्स में पाए जाते हैं, या इस वाले में या इस वाले में। इस मध्य के स्थान पर जहां पर दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये इस मध्य के स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है, तो इसको हम नोड कह देते हैं या नोडल तल कह देते हैं, एक ही बात है। नोडल तल कहो या नोड कहो, ठीक है ना। अब जो px कक्षक है उसमें दोनों पालियां x अक्ष के समांतर होती हैं। py कक्षक में दोनों पालियां y अक्ष के समांतर होती हैं, और pz कक्ष में जो दोनों पालियां हैं वो z अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार तीन आपके px, py और pz कक्षक बनते हैं। मैं एक बार इनको बना के दिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले px कक्षक, फिर py कक्षक, फिर pz कक्षक, ठीक है ना। ये हमारे अक्ष हैं, मैं ऐसे अक्ष बना रहा हूं, ठीक है। ये x, ये y और ये z हो गया ना। ऐसे ही यहां भी बनेंगे x, y और z। ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तीसरे में भी इसी प्रकार आपके अक्ष आएंगे x, y और z। अब ये px कक्षक है, तो इसकी जो दोनों लोब्स हैं, जो पालियां हैं, वो x अक्ष के समांतर होंगी इस प्रकार से। तो ये px कक्षक कहलाया, ये कक्षक कहलाया आपका px। जब y अक्ष के समांतर होंगी तो वो कहलाएगा py कक्षक, ये वाला। ये कक्षक कहलाया कौन सा? py कक्षक। और जब z अक्ष के समांतर होंगी तो वो कक्षक कहलाएगा pz कक्षक, ये वाला। ये कक्षक हो गया आपका px, py और pz। तो तीन p कक्षकों की आकृतियां आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब हम आते हैं d कक्षकों की आकृतियां। d कक्षकों की आकृतियां। अब जो d कक्षक होते हैं, याद रखना, वो द्विडंबलाकार होते हैं। द्विडंबलाकार, दो डंबल के जैसे, द्विडंबलाकार, दो डंबल की तरह होते हैं। अब जो d उपकोष है, d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अब d उपकोष में आपके 5 कक्षक होते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। dxy, dyz, dz स्क्वायर, dxy, dyz और dzx। पहले हम यहां से ले लेते हैं, dxy, dyz और dzx। दो कक्ष जो होते हैं वो ये होते हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, डैश है, इसको माइनस मत पढ़ना। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और पांचवा है dz स्क्वायर। तो ये पांचों d कक्षकों की जो नाम है, जो इनके सूत्र है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। तो 5 कक्षक होते हैं d उपकोष में, 5 कक्षक होते हैं और 5 अभिविन्यास होते हैं। 5 अभिविन्यास। अभिविन्यास समझ रहे होंगे? विन्यास लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब किस प्रकार व्यवस्थित है। ये एक अभिविन्यास है, जैसे x अक्ष में ये y और ये z, तो ये एक अभिविन्यास है।
अभिविन्यास माने होता है, जैसे ओरिएंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं ना बहुत सारे, जहां आपको बताया जाता है कि आपको क्या फील्ड चूज करना है, आपको एक मार्गदर्शन दिया जाता है, एक ओरिएंटेशन दिया जाता है कि आप इस फील्ड में जाके कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो 3 कक्षक हैं शुरू के, dxy, dyz और dzx, इनकी जो आकृतियां होती हैं वो समान होती है। ठीक है ना, इनकी आकृतियां बिल्कुल समान होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की 4 पाली होती है, 4 लोब, 4 पाली। जैसे इसमें 2 लोब होती है ना, क्योंकि ये खाली क्या है, डंबलाकार, ये द्विडंबलाकार है। अब 2 डंबल अगर बन जाए, माना सपोज करो एक डंबल ये है, एक डंबल ये है, तो कितनी लोब हो गई, 1 2 3 4। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली 4 पालियां होती हैं। ठीक है ना, और ये पालियां जो अक्ष इनके नाम में दिए गए हैं उनके मध्य स्थित होती हैं। जैसे dxy है तो इसमें जो ये चारों पालियां होंगी ये x और y अक्ष के बीच में होंगी, समझ रहे हैं ना। dyz है तो इसमें जो चारों पालियां हैं वो y और z अक्ष के बीच में होंगी। ऐसे ही zx है तो इसमें z और x के बीच में ये 4 पालियां होंगी। ठीक हो गया ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व की 4 पालियां हैं, 4 लोब्स हैं, ये इनके नाम में जैसे dxy है तो जो अक्ष इंगित किए गए हैं उन अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है ना। बाकी जो 2 कक्षक हैं dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है ना, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनमें भी 4 पालियां होती है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व की 4 पालियां होती हैं। ठीक है ना। और वो 4 पालियां क्या होती हैं, जो अक्ष ये इंगित किए गए हैं इनके समांतर होती हैं। ठीक हो गया ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसमें भी 4 पालियां होती हैं, लेकिन ये चारों पालियां एक्स और वाई अक्ष पर स्थित होती हैं, उनके समांतर चलती हैं, उनके मध्य में नहीं होती हैं, बल्कि इसीलिए ये जो 2 कक्षक है इनको अलोंग द एक्सिस कहते हैं, अलोंग द एक्सिस, यानी अक्षों के अनुदिश। और ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य, ये होता है अलोंग द एक्सिस, अक्षों के अनुदिश। तो इसमें जो चारों 4 पालियां होंगी वो एक्स और वाई अक्ष के समांतर चलेंगी, स्थित होंगी। और जो जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर में 2 पालियां, याद रखना 2 पाली जेड अक्ष के अनुदिश या समांतर, जेड अक्ष के अनुदिश 2 पालियां होती, 4 पालियां हैं। और 2 पालियां जो होती हैं वो एक वलय के रूप में, 2 पालियां जो हैं वो एक वलय के रूप में, एक वलय के रूप में एक्स और वाई अक्ष में स्थित होते हैं। ठीक है ना। अब मैं इनके जब चित्र बनाऊंगा तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कैसे। ठीक है ना, आप इसको समझना। सबसे पहले मैं संरचना बना रहा हूं dxy की। ठीक है ना। अब फिर से मैं अक्ष लेता हूं, देखो dxy की संरचना बना रहे हैं, बहुत ध्यान से बनाना आप भी कॉपी में। ये x है, ये y है, ये z है, मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। ये x है तो ये x डैश होगा, ये y है तो ये y डैश होगा, ये z है तो ये z डैश होगा। अब लोब कितनी होती है, 4 होती है। अब x और y है यानी जो 4 लोब हैं वो किसके बीच में स्थित होंगी, x और y के बीच में। अब ये होता यह है, प्रॉब्लम आपको ये आएगी क्योंकि इसको कॉपी पर दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। आप इसको, क्योंकि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं 3D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर को आप कॉपी में नहीं बना सकते क्योंकि ये जो जेड अक्ष है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं है, ये समझना। एक्स अक्ष ऐसे है, ठीक है ना, वाई अक्ष ऐसे है आपका, लेकिन जो जेड अक्ष है वो ऐसे होगा, ऊपर को समझना, एक ऊपर और एक नीचे। तो कॉपी में बना पाना ये संभव नहीं है। तो ये अक्ष ऊपर और नीचे है, जेड अक्ष। ठीक है ना। तो इसीलिए जब x और y हम dxy बनाते हैं तो 2 पालियां तो हम x और y के बीच में दिखा सकते हैं, ये x है ये y है, तो पहली पाली यहां आ जाएंगी x और y के बीच में। समझ गए ना। अब ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे मत समझना, ये कैसे है, ऐसे। तो दूसरी पाली कहां आएगी, यहां। ये आपका बन गया dxy।
अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ये जो दूसरी भुजा आपने बनाई ये वाली, ये तो एक्स और जेड के बीच में आ गई, आ रहा होगा ना, क्योंकि ये एक्स है ये जेड है, इसके बीच में आ गई। ये तो ठीक है एक्स और वाई के बीच में आई है ये, लेकिन ये तो एक्स और जेड के बीच में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन नहीं है, ना ही ऊपर वाली लाइन है, क्योंकि ये ऐसे है। समझना, इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं तो ये लाइन ऐसे है और ये वाली लाइन नीचे को होगी, एक ऊपर एक नीचे, यानी इस कॉपी के एक ऊपर है एक कॉपी के नीचे है। तो इस ये लाइन है ही नहीं। अगर ये लाइन को हम हट छोड़ देते हैं तो ये भुजा भी किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। इस लाइन को छुपा दिया आप देखो, दूसरी भुजा भी किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में, है ना। ये एक्स डैश और वाई के बीच में तो आई, और ये वाली, तो ये बन गया डी एक्स वाई। अब दूसरा बनाना है हमने डी वाई जेड, दूसरा हमने बनाना है डी वाई जेड। अब वाई जेड कैसे बनेगा देखो, फिर से मैं अक्ष बना रहा हूं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्स वाई जेड, ये वाई है तो ये वाई डैश, ये जेड है तो जेड डैश, ये एक्स है तो ये एक्स डैश। अब दूसरी जो पाली बननी है वो किसके बीच में जाएगी, वाई और जेड, वाई और जेड, ये तो है, ये वाई है ये जेड है तो इसके बीच में आएगी, आई ना। अब जो दूसरी पाली आएगी वो भी जाएगी किसके बीच में, वाई और जेड के बीच में, तो वो इधर। अब ये कॉपी में बनाना थोड़ा टिपिकल है, इस तरीके से समझाना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए अगर आप इसको याद कर लें तो वही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर आप कॉपी में नहीं बना सकते। 3D स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए आपको कुछ स्मार्ट गैजेट का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिलहाल आप इसको एक ही लोब के आधार पर याद कर लीजिए कि ये लोब आपकी वाई और जेड के बीच में आएगी, ठीक है। तीसरा कक्षक आता है डी जेड एक्स। यहां पर जो लोब होंगे वो जेड और एक्स के बीच में होंगे। कैसे देखिए, ये जेड अक्ष हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई जेड, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एक्स डैश। अब जो लोब आएंगी वो किसके जो आएंगी, वो जेड और एक्स के बीच में आएंगी। अब जेड और एक्स क्या है, ये है जेड और एक्स, इसके बीच में। तो एक लोब के आधार पर तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये जेड और एक्स के बीच में आ गई तो ये जेड एक्स हो गया ना। अब दूसरी लोब वो यहां जाएगी। अब वो यहां जाएगी मतलब ये समझना कि वाई अक्ष के अनुदिश चल रही है, वो ऊपर और नीचे आ रही है, ऊपर और नीचे। तो ये आपका हो गया डी जेड एक्स, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आप केवल एक लोब को देख के समझना कि एक्स और जेड के बीच में, दूसरी लोब को आप याद कर लेना, क्योंकि ये आपको ऐसा लगेगा वाई अक्ष के अनुदिश चल रहा है, लेकिन ये वाई अक्ष के अनुदिश नहीं है, ठीक है ना। ये जो लोब होते हैं ये ऊपर को होते हैं ऐसे, तो अब वो लोब को बनाना पॉसिबल नहीं है। ये लोब इस एरिया में जाते हैं कि ये जेड आपका खड़ा है तो जेड और एक्स के बीच में आएंगे। अगर आप समझोगे ये आपका कौन सा, ये है जेड अक्ष, मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत। ये आपका जेड अक्ष आ रहा है ऊपर को जो है, ठीक है ना, और ये जेड अक्ष के बगल में एक्स है, तो इनके बीच में आएगा। देखो ध्यान ये देना, ये अगर आपका जेड अक्ष है, आप देखो इसके बगल में जो लाइन चल रही है वो एक्स है, तो जो अगला जो दूसरी लोब होगी वो इस जेड और एक्स के बीच में आएगी, इधर जो जहां को मैं हिला रहा हूं पेन को, इसके बीच में आएगी, तो वो दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें एक लोब, दो लोब चलेंगी एक्स डायरेक्शन में, दो लोब चलेंगी वाई डायरेक्शन में। जैसे ये है, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स है तो ये एक्स डैश, ये वाई है तो वाई डैश, ये जेड है तो जेड डैश। तो एक लोब तो आपकी एक्स डायरेक्शन में चली, ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर के लिए हो गया। दूसरा वाई डायरेक्शन में चलेगी तो दूसरी वाई डायरेक्शन में होगी, ये वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लास्ट आता है आपका डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को दिखाने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि जब हम जेड स्क्वायर, जो एक कक्षक है डी जेड स्क्वायर, इसको जब हम दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो लोब तो आपके जेड डायरेक्शन के अनुदिश चलेंगी, ये चली, और दो लोब जो हैं वो वलय के रूप में एक्स और वाई अक्ष के साथ रहती हैं, इस तरीके से। ये दो लोब मिलकर ऐसे गोलाकार आकृति ले लेते हैं, ठीक है ना। अब गोलाकार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले ही बता रखा है कि दो लोब जो हैं वो जेड एक्सिस के अनुदिश चलेंगी, और जो दो लोब हैं वो एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में रहेंगी के साथ, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन के साथ चलेंगे, ठीक हो गया ना। ऐसे ही जो आपके कक्षक हैं एफ कक्षक,
एफ कक्षक की आकृति बहुत ही डिफ्यूज आकृति होती है जिनको बनाना संभव नहीं है। इसीलिए आपके जब आप सीनियर क्लासों में जाओगे तो वहां पर आपको एफ कक्षकों की आकृतियां बताई जाएंगी, लेकिन कक्षा 11 के अकॉर्डिंग आपको एफ कक्षकों की आकृतियां नहीं समझाई जा सकती हैं। एफ कक्षक में आपको पता है 7 एफ जो उपकोष है, एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं ना, लेकिन इन 7 कक्षकों की आकृतियां इतनी डिफ्यूज होती हैं कि वो समझाना आपको संभव नहीं है। और वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो आप इसको समझो और इसके नोट्स तैयार करो। थैंक यू।